भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूलाधार। आज का हमारा टॉपिक है अधिकार। अधिकार में हम अधिकारों का अर्थ पढ़ चुके हैं। अधिकारों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे अपने पिछले व्याख्यान में। अधिकारों के वर्गीकरण में मित्रों हम चर्चा कर चुके हैं कि अधिकारों को उदारवादी लेखक जो है दो वर्गों में बांटते हैं, एक नैतिक आधार और दूसरा कानूनी अधिकार जो है। तो हम नैतिक आधार वाले पढ़ चुके हैं, आज हम कानूनी अधिकारों को पढ़ रहे हैं। कानूनी अधिकारों में हमने पढ़ा है जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार और आज हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार, इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी बाह्य बंधन के अपने जीवन के विकास का ढंग चुन सके, कि उसे कैसे अपने जीवन का विकास करना है अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी ऊपरी बंधन के। वो जब ये निश्चित कर सकता है, ये निर्णय ले सकता है, तो इसका मतलब उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अनुसार इसे व्यक्तित्व के विकास का अवसर माना जाता है। नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक के जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप न होने दे। अपनी शक्तियों तथा क्षमता की वृद्धि के लिए मनुष्य को कई प्रकार के अथवा अनेक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उनमें से प्रमुख है कौन कौन से अवसर प्राप्त होने चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो। वैयक्तिक स्वतंत्रता से हमारा आशय शारीरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। किसी को किसी अन्य व्यक्ति पर आघात करने, उसे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक अन्य व्यक्ति का उपयोग करने और किसी के रहने अथवा आने जाने पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को न तो दास बनाया जा सकता है और न अपराध प्रमाणित किए बिना उसे बंदी ही बनाया जा सकता है। जब तक किसी व्यक्ति के कार्य से अन्य व्यक्ति के अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचती, तब तक उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राज्य के कानून जो होते हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी प्रकार है स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार मिलना चाहिए। वो अपने विचार प्रकट कर सकता है। उसे ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वह बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सके। विचार स्वतंत्रता के अधिकार को J.S. मिल तथा हेराल्ड लास्की आदि विद्वानों ने व्यक्ति की आत्म उन्नति के लिए अपरिहार्य माना है कि यह बहुत जरूरी है। किंतु ये एक असीमित अधिकार नहीं है, इसकी सीमाएं हैं। सरकार इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा सकती है और युद्ध काल में तो लोकतांत्रिक राज्य भी इस प्रकार की स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार में एक बात आती है आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को अपने देश के अंदर इच्छानुसार आवागमन की सुविधा दी जानी चाहिए। यह स्वतंत्रता उसके मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस अधिकार का दुरुपयोग न किया जाए, इस उद्देश्य से राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार में आता है संगठन बनाने का अधिकार। समुदाय तथा संगठन जीवन के विकास और उन्नति के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं। इसलिए यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक समुदायों के निर्माण का अधिकार, वो समुदाय बना सकते हैं। संगठन के अधिकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार राजनीतिक संगठनों का होता है, क्योंकि प्रजातंत्र के कुशल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण आवश्यक है। तो ये राजनीतिक दल भी व्यक्ति बना सकता है, इस तरह के संगठन स्थापित कर सकता है, इससे स्वतंत्रता होती है। विभिन्न राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करके निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं, जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है। पर हम जानते हैं मित्रों, इस अधिकार की भी कुछ सीमाएं हैं। कोई राज्य ऐसे समुदायों को नहीं बनने या पनपने दे सकता जो इतने शक्तिशाली हो जाए कि राज्य की सत्ता को ही चुनौती देने लगे अथवा नागरिकों के सामान्य अधिकारों का अतिक्रमण करने लगे। संगठन बनाने के अधिकार के साथ साथ सार्वजनिक सभा का अधिकार भी महत्वपूर्ण है।
ऐसी सभाओं द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल अपनी नीतियों और विचारधाराओं को जनता के सामने रखते हैं और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं। तो इस तरह से ये अधिकार होता है किस तरह का, संगठन बनाने का अधिकार, सभा करने का अधिकार। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है शिक्षा तथा संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए ताकि कम से कम कुछ तो पढ़ सके। इसमें व्यक्ति का ही नहीं बल्कि सारे समाज का लाभ निहित है। शासन की तरफ से पर्याप्त संख्या में स्कूल कॉलेज खोले जाने चाहिए और उसमें बालक बालिकाओं के लिए उचित शुल्क व बिना शुल्क के शिक्षा प्रबंध होनी चाहिए, यानी अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा निःशुल्क हो तो बहुत ही अच्छा हो। अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी इच्छा अनुसार विद्यालय स्थापित कर सकें। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार में आता है अंतःकरण या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार का अर्थ ये है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार किसी धर्म को अपनाने, प्रचार करने, पूजा पाठ करने, धार्मिक अनुष्ठानों आदि में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किंतु यदि कोई धर्म के नाम पर अनाचार कर रहा है तो सामाजिक कुरीतियाँ, गंदे विचार या नैतिकता का कोई प्रचार कर रहा है तो राज्य उस पर प्रचार लगा सकता है। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, मैं आपको बता दूं, हम कानूनी अधिकारों की बात कर रहे हैं। कानूनी अधिकारों में जो अधिकार आ रहे हैं उसमें जीवन का अधिकार है, इसी तरह से समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और अब हम पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति वैध तरीकों से संपत्ति का उपार्जन कर सकता है। वैध तरीकों का मतलब जो सही हैं, कानून सम्मत हैं। जैसे आप आजीविका कमाने के लिए काम धंधा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई और तरीका अपना सकते हैं, लेकिन आप चोरी करके, दूसरे का धन चुरा करके, दूसरे का धन लूट करके या किसी तरह से छल कपट से उसका धन ले करके इस तरह से गैर कानूनी तरीके से संपत्ति को अर्जित आप नहीं कर सकते हैं। ये गैर कानूनी होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, वैध तरीकों से संपत्ति का उपार्जन कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार उसका उपभोग भी कर सकता है। जॉन लॉक का विचार था कि परिश्रम से कमाए हुए धन पर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कमाए हुए धन का उपयोग इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कर सके। इसी प्रकार से राज्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसके इस अधिकार में बाधा डालने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि राज्य किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे तो उस संपत्ति के मालिकों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। स्वामित्व की भावना मानव स्वभाव में निहित है। इसके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास नहीं कर सकता। अतः लोकतांत्रिक देशों में संपत्ति के अधिकार पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। मित्रों, आजकल संपत्ति का अधिकार एक विवादास्पद अधिकार है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को निजी व्यवसाय द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने और एकत्र करने का अधिकार होता है। बेंथम, एडम स्मिथ, रिकार्डो और जॉन स्टुअर्ट मिल संपत्ति के विषय में उदारवादी सिद्धांत को मानते हैं, जबकि मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक क्या है, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं मानते। समाजवादी देशों में उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो सकता, वे जनता की सामूहिक संपत्ति माने जाते हैं। केवल उपयोग की वस्तुओं में व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है और अधिकांश सामूहिक अधिकार में रहती है। प्रत्येक मनुष्य से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कराया जाता है और उसके कार्य की उपयोगिता के अनुसार ही उसे अपने श्रम का मूल्य दिया जाता है। यानी योग्यता के अनुसार कार्य करना और कार्य के अनुसार दिया जाना, वेतन दिया जाना, मुआवजा या जो भी मूल्य दिया जाना। साम्यवादी विचारक निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने के पक्ष में है। तो ये था संपत्ति का अधिकार। अब इसी में आता है, कानूनी अधिकार में आता है परिवार का अधिकार। परिवार के अधिकार के बिना मानव जाति का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। इस अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करने, परिवार बनाने, बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार है। कोई अन्य व्यक्ति उसके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करे। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह मनुष्य को अपना पारिवारिक जीवन स्वतंत्र रूप से बिताने का पूर्ण अधिकार दे। अगला अधिकार आता है रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा है। मित्रों,
प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना और जीविका कमाना आवश्यक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार रोजगार कर सकता है। व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अपना सर्वोत्तम रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए और काम के अभाव में उस समय तक के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए जब तक किसी व्यक्तिगत व्यवस्था में उसे पुनः काम करने का अवसर प्राप्त न हो। यानी व्यक्ति काम करे और जब उसका काम छूट जाए तो उसके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक वो पुनः काम में नहीं लग जाता उसका जीवन यापन हो सके। एक व्यक्ति को केवल काम का ही अधिकार नहीं अपितु उसे काम के बदले उपयुक्त मजदूरी का अधिकार भी होना चाहिए ताकि उसे बेगार नहीं ली जा सके। बेगार का अर्थ होता है आप किसी से काम करवा लो और उसका पारिश्रमिक मूल्य उसे न दो, मजदूरी न दो। अब हम बात करेंगे राजनीतिक अधिकारों की। कानूनी अधिकारों में जो अभी हमने पढ़े थे ये थे नागरिक अधिकार। कानूनी अधिकार के अंतर्गत ये थे नागरिक अधिकार, जिसमें जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसी प्रकार से संपत्ति का अधिकार, परिवार का अधिकार और रोजगार का अधिकार था। ये नागरिक अधिकार थे। अब है राजनैतिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकारों को दो भागों में बांटा गया। कानूनी अधिकारों को दो भागों में बांटा गया, जिसमें हमने एक था नागरिक अधिकार जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न अधिकारों को पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार नागरिक अधिकारों से भिन्न होते हैं। राजनीतिक अधिकार केवल देश के निवासी को ही प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। राजनीतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जिनके प्राप्त होने पर किसी देश के नागरिक शासन संबंधी कार्यों में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से हाथ बंटाते हैं। राजनीतिक अधिकार या तो देश के संविधान द्वारा ही नागरिकों को प्रदान कर दिए जाते हैं या शासन द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा। ये अधिकार विदेशियों, पागलों, दिवालियों आदि को नहीं दिए जाते हैं। और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत जो प्रमुख अधिकार आते हैं उनमें सबसे पहले है मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। मित्रों, वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की देन है। आजकल प्रायः सभी देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली विद्यमान है। इसके अंतर्गत नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनकर व्यवस्थापिका में भेजते हैं। तो मत देने के अधिकार से या वोट देने के अधिकार से आशय ये है कि प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए इस अधिकार का सही प्रयोग करना आवश्यक है। यह अधिकार प्रदान करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। आजकल अधिकांश देशों में वयस्क मताधिकार पद्धति अपनाई हुई है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के, यानी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के भेदभाव के बिना प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को, यानी एक निश्चित उम्र वाले व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया जाता है। जैसे कि हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र वाला कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण का हो, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, शहरी, ग्रामीण, कोई भी हो, जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो, तो मत देने का अधिकार मिला हुआ है। राजनीतिक अधिकारों में दूसरा आता है निर्वाचित होने का अधिकार। मताधिकार के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार आता है निर्वाचित होने का। जब तक नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिल जाता तब तक वे शासन संचालन में भाग नहीं ले सकते। लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए जनता द्वारा होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को व्यवस्थापिका सभा का सदस्य बनने का अधिकार दिया जाए। पंचायतें, नगर पालिकाएँ, नगर निगम, जिला परिषदें, विधानसभाएं व संसद आदि संस्थाओं के सदस्य नागरिक तभी हो सकते हैं जब उन्हें निर्वाचित होने का अधिकार मिल जाता है। तो इस अधिकार की प्राप्ति में भी लिंग, जाति, संप्रदाय, धर्म आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं बता दूं मित्रों, ये हमें प्राप्त है। हम भारतीयों को निर्वाचित होने का भी अधिकार है। यदि हम निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं तो हम निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं। इसी में तीसरा आता है राजनीतिक अधिकारों में सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी पद पाने की सुविधा मिलनी चाहिए। किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के आधार पर सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं रखा जा सकता। सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त होने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। यदि सरकारी पदों का द्वार केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए खुला रखा जाएगा तो योग्य व्यक्तियों को देश की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा और इससे जनता का असंतोष फैलेगा। तो सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, तो इसके लिए हम सभी जानते हैं वैकेंसीज निकलती हैं, हम अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम्स होते हैं,
कंपटीशन टेस्ट होते हैं और जो निर्धारित पात्रता वाले होते हैं, योग्यता वाले होते हैं, जिन्होंने मेरिट को प्राप्त किया है, उनका सिलेक्शन भी होता है। तो सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। राजनीतिक अधिकारों में एक है प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। इस अधिकार का अर्थ ये है कि नागरिकों को यदि किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट है तो वे प्रार्थना पत्र द्वारा राज्य का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकते हैं। राज्य के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे प्रार्थना पत्रों को ध्यानपूर्वक देखें और नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करें। तो इस तरह से ये राजनीतिक अधिकार थे जिसमें हमने पढ़े हैं मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। तो मित्रों, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो मार्क्सवादियों के अनुसार जितने भी अधिकार हैं जिनकी हमने चर्चा की है, उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा के अधिकार है नहीं। मार्क्सवादी मानते हैं कि ये तो उदारवादी विचारधारा और व्यक्तिवादी विचारधारा के अधिकार है। समाजवादी जीवन में या समाजवादी समाज में नागरिकों को सामूहिक रूप से सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं। इनमें मुख्यतः कौन से अधिकार होते हैं? काम पाने का अधिकार, बेकारी, बीमारी या वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार आदि शामिल है। स्टालिन ने कहा था कि एक बेकार व्यक्ति, ये स्टालिन जो है सोवियत संघ का एक नेता हुए हैं, और उनका कहना था कि एक बेकार व्यक्ति के लिए जो भूखा है और श्रम करने पर रोटी नहीं कमा सकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो सकती है? यानी रोटी सबसे ज़रूरी है। वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता वही संभव है जहाँ शोषण खत्म कर दिया जाए, बेकारी यानी बेरोजगारी न हो, भीख मांगने की आवश्यकता न हो और काम, रोटी या मकान छीन जाने का डर न हो। तो इस तरह से ये थी अधिकारों की चर्चा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।